स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस किस नई वीडियो में। मेरा नाम है सलमान और आज हम उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि आगामी प्रश्न पत्र के लिहाज से समसामयिकी वाले पोर्शन से पूछे जाने वाले प्रश्नों में से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और ये सवाल उन खबरों के आधार पर बनाए गए हैं जो बीते हफ्ते सुर्खियों में रही। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल आप सभी के लिए क्या बनाया गया है। मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे घोषित किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, युवराज सिंह या फिर सचिन तेंदुलकर? तो दरअसल मतदाताओं में चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने और साथ ही साथ उन्हें इन प्रक्रिया के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन के रूप में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है, यानी कि इन्हें राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर को घोषित किया गया है। दरअसल अभी हाल ही में दिल्ली में आकाशवाणी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर ने यह बात कही है कि क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उनकी यह नई पारी है, यानी कि जहां एक तरफ इन्होंने क्रिकेट खेल करके भारत का नाम रोशन किया, भारतीय क्रिकेट को एक उच्च स्तर पर पहुंचाया, तो वही संन्यास लेने के बाद अब वो जनता के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, यानी कि वो एक बार फिर से देश की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने इस बात को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दोहराया है और निसंदेह रूप से यह उनका बहुत ही बड़ा योगदान होगा भारतीय समाज के लिए, भारतीय युवाओं के लिए, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो कि मतदान नहीं करते हैं, क्योंकि ये आप सभी को पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। लेकिन अगर हम मतों का प्रतिशत देखते हैं तो वो उतना नहीं होता, यानी कि 100% मत यहां पर नहीं पड़ते हैं। तो लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, साथ ही साथ चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए उन्हें राष्ट्रीय आइकन के रूप में घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनबीएफसीज कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। तो अगर एनबीएफसीज की बात करें तो ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत ही पंजीकृत होते हैं, लेकिन बात करें ये कितने प्रकार की होती है तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो यहां से जो दूसरा वाला कथन है ये गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी केवल एक सही हो जाएगा। बात करें एनबीएफसी की तो इनकी हाल फिलहाल में अगर देखें तो आरबीआई के आंकड़ों के द्वारा यह पता चला है कि एनबीएफसी की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। इन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कहा जाता है, इनका पूरा नाम यही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यह एक तरह की वित्तीय संस्थान है जो ग्राहकों को ऋण दे सकते हैं, लेकिन यह ज्यादातर मामलों में उनसे कोई जमा स्वीकार नहीं कर सकते, यानी कि यह लोगों को ऋण दे सकते हैं लोन के रूप में, लेकिन उनसे पैसे लेकर के ज्यादातर जमा नहीं कर सकते हैं। और यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होते हैं और ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है जमा लेने वाली एनबीएफसी और जमा ना लेने वाली एनबीएफसी। तो 2 प्रकार की होती है। तो यहां पर देखिए जमा लेने वाली एनबीएफसी की बात की जा रही है और यहां पर कहा जा रहा है कि ज्यादातर मामलों में उनसे कोई जमा स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए दोनों ही बातें कंट्राडिक्टरी लगेंगे, लेकिन यहां पर पूरी तरह से यह नहीं कहा गया है कि उनसे कोई जमा स्वीकार नहीं कर सकते। यहां पर कहा गया है कि ज्यादातर मामलों में, लेकिन कुछ मामलों में ये जमा स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए ये 2 तरह की होती है, एक वो जो जमा स्वीकार करती है, जमा लेती है, और एक वो जो जमा न लेती है, यानी कि जो पैसे को जमा नहीं करती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल अमेरिका निर्मित मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइल है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका से 100 से अधिक टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें खरीदने के सौदे को अंतिम रूप दिया है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो टॉम हॉक क्रूज मिसाइल की अगर बात करें तो यह अमेरिका द्वारा निर्मित लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है।
ना कि मध्यम दूरी की। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त अमेरिका से मिसाइल खरीदने के सौदे को अंतिम रूप दिया है, उसमें 100 नहीं 200 से अधिक टॉम क्रूज मिसाइल खरीदने का समझौते को अंतिम रूप दिया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। यहां पर देखें, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से 200 से अधिक टॉम हॉक क्रूज मिसाइल खरीदने के सौदे को अंतिम रूप दिया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। यह अमेरिका निर्मित लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, जिसका उपयोग गहरे जमीन पर हमले के युद्ध के लिए किया जाता है। इसे किसी जहाज या पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है और यह अपने हथियार को लंबी दूरी पर लक्ष्य तक सटीक रूप से पहुंचा सकता है, यानी कि यह लंबी दूरी तक आयुध को ले जाने में सक्षम है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं द्वारा किया जाता है। तो यहां पर यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है कि इसका प्रयोग जो है अमेरिका के द्वारा तो किया ही जाता है, साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम की सेनाओं के द्वारा। कौन सी सेनाएं? नौसेनाएं। यहां पर यह बात ध्यान देने वाली है, सेना की बात नहीं हो रही, नौसेना यानी कि जल सेना की बात की जा रही है। नेवी के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां स्थित है? नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर जम्मू और कश्मीर? तो दरअसल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन की अगर बात करें तो यह भी हाल ही में खबरों में बना रहा है। इसकी वजह यह है कि इसे जो है वर्ल्ड बुक में सबसे बड़े पार्क के रूप में स्थान दिया गया है और यह श्रीनगर में स्थित है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जम्मू और कश्मीर। हाल ही में श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड कहां की? लंदन की। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में एक ट्यूलिप गार्डन है जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है एवं लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह डल झील के दृश्य के साथ जबरवान रेंज की तलहटी पर स्थित है। तो प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि यह यानी कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस रेंज में स्थित है? 4 रेंजों के नाम दे देगा तो उनमें जो सही उत्तर होगा जबरवान रेंज। ये कहां पर है? डल झील के समीप है। अगला सवाल है, चर्चित कैंडिडा ऑरिस क्या है? मांस खाने वाले जीवाणु, खतरनाक फंगल संक्रमण, जानलेवा वायरल संक्रमण या फिर आर्कटिक में एकल कोशिका जीवाणु यानी कोई यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया? तो चर्चित कैंडिडा ऑरिस की अगर बात करें तो यह एक खतरनाक फंगल संक्रमण है। अभी हाल ही में एक खतरनाक व दुर्लभ फंगल कैंडिडा ऑरिस की पहचान अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई है। वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो यह विश्व स्तर पर उभरता एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। शोधकर्ताओं की अगर बात करें तो वर्ष 2009 में कैंडिडा ऑरिस फंगस की खोज की गई थी। यहां गलती से वायरस लिख गया है, यहां फंगस है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका पहली बार 2016 में पता लगाया गया था। यह फंगस अगर रक्त के साथ प्रवाह करने लगे तो यह काफी घातक हो सकता है। तो यह एक फंगस है जिसे हिंदी में कवक भी कहते हैं या फफूंद कह ले। कवक इसका उपयुक्त हिंदी शब्द है। तो यह कुल मिलाकर के एक फंगस है। तो प्रश्न का सही उत्तर खतरनाक फंगल संक्रमण। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। सवाल बनाया गया है, CSIR प्राइमा ET11 निम्नलिखित में से क्या है? हाल ही में खोजी गई तितली, प्रोटीन युक्त चावल की एक किस्म, एड्स के विकसित नया टीका या फिर भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर? तो दरअसल ये जो है भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दरअसल CMERI के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी के द्वारा इसका विकास किया गया है। ई ट्रैक्टर कचरा पुनर्चक्रण, ड्रिप सिंचाई, आम और कमल जैसी जीनोम अनुक्रमित
खेती सहित विशिष्ट प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इसका क्या मुख्य कार्य होगा, ये इसके कार्यों में से है। और इसे किसे लॉन्च किया गया अभी हाल ही में, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET 2011 को लॉन्च किया है। तो यहां से प्रश्न का उत्तर आप देखें तो डी वाला हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है हैजा यानी कि कॉलेरा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, जीवाणु, फंगस, विषाणु या फिर कीटाणु। तो हैजा की अगर बात करें, कॉलेरा जो है यह जीवाणु से संबंधित है। अभी हाल ही में यूनिसेफ ने एक बात कही है कि वर्ष 2017 के बाद से पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संघर्ष और विस्थापन बढ़ने के कारण वहां बच्चे हैजा संकट का सामना कर रहे हैं। हैजा एक तीव्र डायरिया संक्रमण है जो विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है। यह एक जानलेवा संक्रामक होता है, इसमें लोगों की जान भी चली जाती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके लक्षण की अगर बात करें तो डायरिया, उल्टी, पैर में ऐंठन इत्यादि इसके प्रमुख लक्षणों में से हैं। इसकी वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन में 3, जिसमें डुकोरल, संचोल और यूविचोल प्लस, ये इसके टीके हैं, इसकी वैक्सीन है। तो किसके द्वारा होता है, विब्रियो कॉलेरी द्वारा होता है। यह एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है। सवाल है अगला, क्रिस्पर Cas9 प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, क्रिप्टो करेंसी से, जीन एडिटिंग से, सॉफ्ट लैंडिंग से या फिर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो यह जीन एडिटिंग से संबंधित है। प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। दरअसल अभी हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा एक सरसों के तीखी गंध वाली सरसों विकसित की गई है। यह एक संशोधित संस्करण है सरसों के जो कीटरोधी होने के साथ रोग प्रतिरोधी भी होती है। यह गैर GM यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड और ट्रांसजीन मुक्त होने के साथ साथ क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग पर आधारित है। कौन, ये तीखी गंध वाली सरसों। तो यह गैर जेनेटिकली मॉडिफाइड और ट्रांसजीन मुक्त होने के साथ साथ क्रिस्पर Cas जीन एडिटिंग पर आधारित है। अगर इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह एक जीन एडिटिंग तकनीक है जो Cas9 नामक एक विशेष प्रोटीन का उपयोग करके वायरस के हमलों से लड़ने के लिए बैक्टीरिया में प्राकृतिक रक्षा तंत्र की प्रकृति का निर्माण करती है। यह आमतौर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से आनुवांशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या बदलने में सहायक है। यानी कि जो आनुवांशिक यानी जो जेनेटिकल मटेरियल है, जो जीन है, उसको वहां पर इसको ऐड भी कर सकता है, सब्सट्रैक्ट भी कर सकता है। यानी कि अगर हम इस प्रोटीन को यहां पर ऐड कर देते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, उसको डिजायर्ड प्लेस पे हम इसको इंसर्ट करा देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि तीखी गंध वाली सरसों जो है हमें प्राप्त हो जाती है, जो कि कीटरोधी होने के साथ साथ रोग प्रतिरोधी क्षमता भी रखने में सक्षम है। तो यह पूरी की पूरी जो है यह एक जीन एडिटिंग तकनीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टेमिस 2 आर्टेमिस कार्यक्रम की पहली निर्धारित उड़ान है या पहला क्रू युक्त आर्टेमिस मिशन होगा। आपको दोनों कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है कि कौन कौन से कथन सही है। तो आर्टेमिस 2 की अगर बात करें तो आर्टेमिस कार्यक्रम की पहली निर्धारित उड़ान नहीं है बल्कि दूसरी है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। हाँ, यह बात सही है कि यह पहला क्रू युक्त आर्टेमिस मिशन होगा। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। यह अमेरिका का एक मिशन है। हाल ही में नासा का आर्टेमिस 2 मिशन खबरों में रहा। नासा कहां पर है, अमेरिका में है। तो ये एक तरह से नासा का मिशन कह लें या अमेरिका का मिशन कह लें, बात एक ही है। आपको बता दें कि आर्टेमिस 2 आर्टेमिस कार्यक्रम की दूसरी निर्धारित उड़ान है। यह पहला क्रू युक्त आर्टेमिस मिशन होगा जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटने से पहले चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे। आर्टेमिस 2 चंद्र फ्लाईबाई मिशन पर चालक दल को लॉन्च करने के लिए विशाल स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS मेगा रॉकेट और
ओरियन अंतरिक्ष यान का उपयोग भी करेगा। तो किस यान का उपयोग किया जाएगा यहां पर आप सभी देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है द पाम कॉकूट की आयुसीएन स्थिति क्या है? लीस्ट कंसर्न, इंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड या वल्नरेबल। तो दरअसल अभी हाल ही में असम में द पाम कॉकूट को रेस्क्यू किया गया है और आयुसीएन की अगर बात करें तो आयुसीएन द्वारा इसे लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा अगर डिटेल में हम देखें तो असम के कछार जिले में 6 पाम कॉकूट या काले कॉकूट को रेस्क्यू किया गया है। काला कॉकूट कॉकूट परिवार का एक बड़ा तोता है। इसे गोलियत कॉकूट या ग्रेट ब्लैक कॉकूट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक बड़ी काली चोंच ये इसकी पहचान में से एक है और गाल पर लाल धब्बे मौजूद होते हैं। यह न्यू गिनी, आरू द्वीप समूह और केप यॉर्क प्रायद्वीप का मूल निवासी है। तो यह कहां के मूल निवासी हैं? न्यू गिनी, आरू द्वीप समूह और केप यॉर्क प्रायद्वीप के ये मूल निवासी है और इसे लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है आयुसीएन के द्वारा। तो ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल और इन सवालों के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देंगे। हमें उम्मीद है इन प्रश्नों के माध्यम से जिन सूचनाओं और तथ्यों को आप सभी तक पहुंचाया गया वो आपके आगामी प्रश्न पत्र में समसामयिकी से जुड़े जो भी सवाल आएंगे उनमें महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नई सूचनाओं और तथ्यों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।